खाली गोली चलाओ, मैं तुम्हारा सारा होम लोन चुका दूंगा। ऐसे नए तरह के धोखे का सामना करते हुए आदमी के पास कोई प्रतिरोध नहीं था। बिना हिचकिचाहट उसने आसमान में गोली चला दी। इसी बीच जैसे ही आदमी ट्रक पर चढ़ा, उसे एक नोट मिला। उस पर लिखा था, बस सामान पहुंचाने में मदद करो, मैं तुम्हें नई बड़ी आरी दिला दूंगा। आदमी ने सोचा कि यह कोई बोरिंग मजाक है। जैसे ही उसने चाबी निकालने की कोशिश की, एक बड़ी आरी की 1 करोड़ की छूट कूपन गिर गई। तभी उसे गोली की आवाज सुनाई दी, इसलिए वह जल्दी से वहां पहुंच गया। जैसे ही ट्रक रुका, एक डाक वाला आदमी ट्रक का दरवाजा खोलता है, निमंत्रण पत्र लेता है और ड्राइवर को इंतजार करने के लिए कहता है। फिर वह भारत के सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर में जाकर मालिक को निमंत्रण पत्र देता है। उस पर लिखा था कि मालिक को सभी कीमती गहनों को पैक करना होगा, नहीं तो पास खड़ा सूट वाला आदमी बम फोड़ देगा। हालांकि सूट वाले आदमी को मिले कार्ड पर लिखा था कि मालिक को गुस्से से देखो, तुम्हें हेलन हाउस का पूरा सूट मिलेगा। डर के मारे मालिक सीधे तिजोरी में भागता है, सभी गहनों को बैग में डालता है और डिलीवरी बॉय को सौंप देता है। फिर डिलीवरी बॉय बैग को ट्रक पर लाता है। आदमी उसे वापस वहीं ले जाता है। इस समय एक चश्मा पहने आदमी बैग निकालता है और उसे दूसरी गाड़ी में डालता है। इस तरह एक परफेक्ट डकैती पूरी हो जाती है। हालांकि पुलिस जल्दी पहुंचती है और सभी प्रतिभागियों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, यहाँ तक कि उन्हें नहीं पता था कि वे डकैती कर रहे हैं। पुलिस को ऐसा लगता है कि आखिरी चश्मा पहने हुए आदमी से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल सकता है। हाँ, इस समय पुलिस हैरान थी। उसके सहायक ने उसे बताया कि अंधे लड़के का काम बहुत ही सरल था, बस बैग लेकर 5 कदम पीछे चलना और गाड़ी में फेंक देना। इनाम के रूप में उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। पुलिस ने राघव को डकैती का मामला सुलझाने में मदद के लिए बुलाया, लेकिन अंदर आते ही एक महिला जॉन ने उसका ध्यान खींच लिया। ये तुम्हारी खूबसूरती का दोष है। तुमसे प्यार करना मेरी गलती नहीं है, यह तुम्हारी खूबसूरती का दोष है। शुक्र है कि पास खड़े पुलिस अधिकारी ने याद दिलाया। तब उन्हें याद आया कि अभी भी केस सुलझाना है। जल्दी ही उन्होंने सीसीटीवी से दाढ़ी वाले आदमी की लोकेशन पता कर ली। पता चला कि वह एक बार में है। दाढ़ी वाले आदमी के पास जाने के लिए जॉन ने खास भेष बदला। राघव की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सका और जॉन को कि दाढ़ी वाला आदमी चुपके से निकल गया। पुलिस बहुत गुस्से में थी। अपनी नौकरी खोने के डर से वह और भी गुस्से में थी। लेकिन तभी राघव ने कहा कि उसने पहले ही दाढ़ी वाले आदमी से बात कर ली है। असल में उस रात जब बार में उनकी मुलाकात हुई तो दाढ़ी वाले आदमी ने सीधे राघव को सब कुछ विस्तार से बता दिया। अचानक कहा कि उसने दाढ़ी वाले भाई से बात कर ली है। असल में उसी रात दोनों बार में मिले थे और कुछ ड्रिंक्स के बाद दाढ़ी वाले भाई ने सीधे लांग को अपनी अगली डकैती की योजना बता दी। योजना थी स्थानीय सबसे बड़े गैंग रॉय ग्रुप के खजाने को लूटने की, जिसमें वह खजाने की चाबी चुराना चाहता था। एक तकनीक से भरा सक्रिय काला बॉक्स, जिससे वह भारत पर राज करने का सपना देखता था। इसके लिए लांग ने यह बात असान को बता दी। जल्द ही उन्होंने रॉय ग्रुप के सचिव का पता लगा लिया, जो आज काला बॉक्स स्थानांतरित कर रहा था। परिणाम स्वरूप सभी को आश्चर्य हुआ जब राज की बौछार कर दी। सौभाग्य से खिड़की चीन में बनी थी। सचिव इतना डर गया कि वह लगभग पैंट में पेशाब कर देता। तभी 2 हत्यारों को अचानक एक गोली से सिर में मार दिया गया। सचिव ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि और भी हत्यारे पीछे से आ गए। उन्होंने स्नाइपर की दृष्टि बाधित करने के लिए धुआं बम फेंके और फिर खिड़की पर पागलपन से गोलीबारी जारी रखी। इस समय कार में बैठे जॉन अब और सहन नहीं कर सके। तुरंत कार से उतरे और एक हत्यारे को गोली मार दी। परिणाम स्वरूप हथियारों की भारी गोलीबारी ने उन्हें दबा दिया। संकट की इस घड़ी में लांग समय पर पहुंच गया। उसने एक किक से हत्यारे को 100 मीटर दूर उड़ा दिया, बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़ दिया और एक हाथ से भारी सूटकेस उठा लिया। सूटकेस ने हत्यारे के चेहरे को चकनाचूर कर दिया और कुछ छोटे काला मिमी को विश्वास नहीं हुआ कि पहाड़ कितना ऊंचा है और भारतीय 3 भाई कितने महान हैं। परिणाम स्वरूप एक गोली ने उसके नाखून को छू लिया। इस समय सचिव मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। जॉन ने देखा और तुरंत कार में बैठ गया, पीछे पीछे चला गया। उसने देखा कि सचिव एक बैंक में चला गया। उसने सोचा कि कोई नहीं देख रहा है और काला बॉक्स बैंक के वॉल्ट में जमा कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जॉन ने यह सब देख लिया था। उसी रात दाढ़ी वाले भाई ने एक परफेक्ट चोरी की योजना बनाई, लेकिन जब वह बैंक के वॉल्ट में गया तो उसने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। इस समय फोरबर ने बैंक को घेर लिया था और दाढ़ी वाले भाई के साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। हड़बड़ी में दाढ़ी वाला भाई भागते हुए दूसरी मंजिल से गिर गया। उसने पाया कि उसका आदमी लासी पहले ही वहाँ पहुंच चुका था और काला बॉक्स चुरा लिया था। दाढ़ी वाला भाई एक कार चुराकर लासी के पीछे पीछे चला गया। इस समय दूसरी ओर लांग ने कवर हटाया और अपनी शानदार कार को दिखाया। फिर एक तेज रफ्तार में घटनास्थल की ओर बढ़ा। इस समय लासी की कार पलट गई और वह बाहर फेंक दिया गया। लांग ने स्टील पाइप से ड्रिफ्ट करते हुए हवा में लासी द्वारा फेंका गया काला बॉक्स पकड़ लिया। जब वह लासी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, दाढ़ी वाला भाई उसे निशाना बना चुका था और गोली चलाने की तैयारी में था। अगले ही पल जॉन समय पर पहुंच गया और उसकी टांग में गोली मार दी। जब वह फिर से गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, आसान ने उसे रोक दिया और जॉन को बताया कि दाढ़ी वाला भाई ही असली अंडरकवर है। फोरबर ने शुरुआत से ही लांग को धोखा दिया था और लासी भी उसी के पास भेजा गया अंडरकवर था। यह सब इसलिए था ताकि वे काला बॉक्स हासिल कर सकें। लेकिन लांग को नहीं पता था कि वह जल्द ही मुसीबत में पड़ेगा, क्योंकि काला बॉक्स स्थानीय सबसे बड़े गैंग रॉय ग्रुप का था। कुछ दिन पहले गैंग नेता की कार दुर्घटना में मौत हो गई। जब गैंग का दूसरा नेता बोगांग सोच रहा था कि वह नेता बन जाएगा, तभी नेता का बेटा एरोल वापस आकर परिवार का व्यवसाय संभाल लिया और वह भी एक कठोर व्यक्ति था। वापस आते ही उसने अपने पिता की सुरक्षा न करने वाले सुरक्षा प्रमुख को हजारों फीट ऊंची इमारत से धक्का दे दिया। तो उसकी मजबूत उपस्थिति ने गैंग के बुजुर्गों को भी डरा दिया। इस समय लांग अभी भी विदेशी रंगीन दुनिया में खोया हुआ था। हर दिन टैंक, सुंदरियां, शैंपेन वो बहुत मजे कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि काले बॉक्स पर एक ट्रैकर था। बोगांग ने जल्द ही लांग का पता लगा लिया। जब लांग होटल वापस आया तो उसने देखा कि कमरा उल्टा पुल्टा हो गया था। तभी एक गोली चली। लांग जल्दी से सोफे के पीछे छिप गया, लेकिन यह गुस्से में जॉन था। उसने बंदूक का निशाना लांग के सिर पर लगाया और गोली चलाने ही वाला था कि इसे हिप्नोटिक सुई से मारा गया। बोगांग ने जॉन को उसके सामने पकड़ लिया ताकि वह रागांग को वर्तमान बॉस एयर लियूजी के खिलाफ मदद करने के लिए मजबूर कर सके। इसलिए रागांग ने एक सुपर शक्तिशाली डकैती योजना बनाई। सोने की तिजोरी लूटने के लिए उसने पहले सुपर ट्रकों को संशोधित किया, फिर अपने आदमियों को मरम्मत करने वाले के रूप में छिपाकर हर मंजिल पर बम लगाए। अगला कदम था एक अच्छा दिन चुनकर कार्य करना। लेकिन बोगांग ने धोखा दिया। उसने आदमियों को आदेश दिया कि जॉन को उपनगर में ले जाकर मार डालें। क्या जॉन जीवित रह पाएगा?
आगांग ने एयर ल्यूजी से सौदा कर लिया था। इस समय बोगांग को खबर मिली और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसी समय झांसी ने विस्फोटक बटन दबा दिया। अंत में तिजोरी सुरक्षित रूप से ट्रक में गिर गई और फिर तेजी से ट्रक चलाकर निकल गए। उसी समय रागांग भी मोटरसाइकिल पर पीछा करते हुए आ गया। उसने ट्रक ड्राइवर को विशाल फावड़ा नीचे कर फोबोले के बैरिकेड की ओर बढ़ने का निर्देश दिया। फाल्कन को अंतिम हथियार के रूप में तैनात किया। वे हजारों मीटर की ऊंचाई से कूद गए और फिर सुपरसोनिक उड़ान भरते हुए कुछ ही सेकंड में ट्रक के ऊपर पहुंच गए। अंत में 2 ट्रक रोक दिए गए। यह देखकर लागंग ने गैस दबाकर भागने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश भागते समय बाओगांग द्वारा भेजे गए हत्यारे अचानक प्रकट हो गए। हत्यारे एक विशाल खुदाई मशीन चला रहे थे और कटोरा है और उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। इस मौके पर बंदूकधारी ने लागंग पर पागल की तरह गोलीबारी शुरू कर दी। महत्वपूर्ण क्षण में जॉन ने उसी समय लागंग ने सूर्यास्त की रोशनी में देखा कि जॉन खतरे में है, इसलिए उसने बाज का उपयोग करके इमारत की कांच की दीवार से दौड़ लगाई और सफलतापूर्वक बाज को इमारत के अंदर ले गया। इसके बाद उसने जल्दी से बाज का सूट पहना और जॉन को गिरने से पहले सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। इस क्षण दोनों की भावनाएं फिर से गहरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश लागंग को पुलिस ने पकड़ लिया। फोबोले ने ट्रक का दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर कोई तिजोरी नहीं मिली। असल में लागंग ने कुल 4 ट्रक भेजे थे। ये 2 केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए थे। असली तिजोरी वाला ट्रक पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया था। असीम ने कैदी को स्थानांतरित करने के बहाने चुपचाप लागंग को ले लिया। असल में असीम एक काला पुलिस वाला था जो हमेशा बाओगांग के लिए काम करता था। उसने लागंग को एक वीरान जगह पर ले जाया जहाँ दर्जनों बलवान आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। लागंग बिल्कुल नहीं डरा। उसने पसीना पोंछा और बदमाश के चेहरे पर घमंड से फेंक दिया। इसके बाद उसे एक मुक्के से गिरा दिया गया और फिर जोर से एक परित्यक्त कार पर फेंक दिया गया, जिससे उसे काफी। इस समय केवल एक ही बदमाश बचा था और पूरी दाढ़ी होने के बावजूद वह अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रहा था। उसने हमला करने का फैसला किया। साथ वहां पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसके सभी आदमी जमीन पर गिरे हुए थे, जबकि लागांग को केवल पसीना आया था। बाओगांग ने तुरंत आदेश दिया और हजारों बदमाश पहाड़ी पर दिखाई दिए। माहौल ऐसा था जैसे वे लागांग को डुबो देना चाहते हों, लेकिन लागांग नहीं घबराया। एक बदमाश ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक रुक गया, फिर मुड़ा और बाओगांग के चेहरे पर जोर से मारा, जिससे वह चौंक गया। इसके बाद एक समूह ने जमीन से लोहे की चेन उठाई, खींचा और एक विशाल टोटेम प्रकट हुआ। असल में लागांग असली गैंगस्टर बॉस का बेटा था। जब उसने सत्ता हथियाने के लिए लागांग के पिता की हत्या की, तो लागांग ने फोन पर सब कुछ साफ साफ सुना। उसने बाओगांग को जिंदा इसलिए रखा था ताकि उसे मानसिक रूप से तोड़कर पूरी तरह निराश कर सके। उसने कांटेदार डंडा लिया और बाओगांग को मारकर खत्म कर दिया। अब समय आ गया था जब राजा की वापसी का स्वागत कर और सही रास्ते पर ले गया।